हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपनी सेहत और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम हैं 16 मई के कुछ करंट अफेयर के साथ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टाइम पे। और अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने हेतु दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है। तो ये की है साझेदारी उत्तराखंड सरकार ने। इसके तहत क्या है, झारखंड राज्य सरकार ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है। दैनिक शिक्षा सामग्री झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि JPEC झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा डिज़ाइन की गई है और इसे डीडी दूरदर्शन झारखंड में विशेष प्रसारण के माध्यम से सप्ताह में 3 दिनों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। 10 से 12 बजे तक मॉर्निंग में प्रसारित किया जाएगा और दोपहर में 1 से 2 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। कक्षाएं 11 मई से 10 जून, जो इनकी कक्षाएं होंगी वो 11 मई से 10 जून 2020 तक आयोजित की जाएंगी और प्रतिक्रिया के आधार पर इसे बढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 42 लाख छात्रों को लाभ पहुंचा सकता है। अगले प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इसका आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग। इसके तहत जो संघाई सहयोग संगठन या SCO है, इसके विदेश मंत्रियों का एक वीडियो सम्मेलन हाल ही में कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है और SCO के इसमें 8 सदस्य हैं, जिनमें भारत, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। SCO शिखर सम्मेलन जुलाई 2020 में रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है। तो ये है राज्य केरल। यहाँ पे शिशु मृत्यु दर सबसे न्यूनतम है। यह आंकड़ा 2017 में 10 बच्चा प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर 2018 में 7 बच्चा प्रति 1000 जीवित जन्म हो गया है। यानी कि IMR मानव और स्वास्थ्य विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। और जो उच्च शिशु मृत्यु दर है, ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की है, जो वर्ष 2018 के लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जारी किया गया है और इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार जनरल, इसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है आंकड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्न में से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये महिला है सानिया मिर्ज़ा। इसमें क्या हुआ है कि सानिया मिर्ज़ा 11 मई 2020 को मातृत्व के याद यानी माँ बनने के बाद टेनिस खेल में वापसी के लिए इन्होंने ये फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है।
और ये जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। इनको 16,985 वोटों में से 10,000 वोट मिले हैं और उन्होंने एशिया ओशनिया क्षेत्र के लिए पुरस्कार जीता है। ओशनिया ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, जो ओशनिया और उसके आइलैंड्स हैं, न्यूजीलैंड वगैरह और ऊपर के जितने आइलैंड्स हैं इसको ओशनिया बोलते हैं मिला के। और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में $2,000 की पुरस्कार राशि भी दान में दी है। $2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज डिस्कॉम्स या वितरण कंपनियों के लिए आवंटित तरलता राशि कितनी है? ये राशि है 90,000 करोड़। इसके तहत केंद्रीय मंत्री ने डिस्कॉम कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि की घोषणा की है। इसका उपयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनियों, ट्रांसमिशन कंपनियों, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा निधि के लिए गारंटी प्रदान करने की उम्मीद है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सीबीएसई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। इनको सीबीएसई का एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा अनीता करवाल की जगह लेंगे। अनीता करवाल। अनीता करवाल इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। और ये वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासक अकेडमी मसूरी के ये विशेष निदेशक थे। मनोज आहूजा ओडिशा कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी, सीबीएसई के अध्यक्ष और सीबीएसई को संचालित करने वाली संस्था की मुख्य कार्यकारी हैं। उसे 14 विभागाध्यक्षों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ETI में भारत का रैंक क्या है? तो ये रैंक मिली है 74वीं। इसके अनुसार 13 मई 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मानदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट WEF fostering effect energy transition 2020 रिपोर्ट में गेट इंडेक्स के आधार पर, जो गेट इंडेक्स है इसके आधार पे 115 देशों को स्थान दिया गया है। इसमें 115 देशों को स्थान दिया गया है। सूचकांक को देशों की ऊर्जा प्रणालियों के मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतों के आधार पर तैयार किया गया है। इसी में भारत की जो रैंकिंग मिली है वो है 74th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस स्थान के तंजावुर नेति वर्क्स या इसको पिथवर्क्स भी कहते हैं, उत्पाद को GI टैग से सम्मानित किया गया है। इसमें क्या है? इसका उत्तर है तमिलनाडु को इससे सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो अरुम्बावुर लकड़ी की नक्काशी और तंजावुर नेति वर्क्स को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक के टैग से सम्मानित किया गया है। तंजावुर पिथवर्क को नेति यानी पिथ से तैयार किया गया है, जो एक दलदली पौधा है जिसे एशिनोमेने एस्पेरा के नाम से भी जाना जाता है। एशिनोमेने
एस्पेरा, एस्पेरा इसके नाम से भी जाना जाता है और इसे मध्य तमिलनाडु के प्रमुख हस्तकारक प्रतीकों में से एक माना जाता है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि और भी कुछ भौगोलिक संकेतक थे, कुछ और भी अभी कुछ चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन से हैं वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकारी खरीद की सीमा क्या है जिसके लिए वैश्विक निविदाएं बंद कर दी जाएंगी। तो यह राशि है 2,200 करोड़ रुपए। इसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना पैकेज के वितरण की घोषणा की है और 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह है MSME यानी जो लघु उद्योग होते हैं उनके लिए बात की गई है कि MSME के लिए अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा को कम करेगा और मेक इन इंडिया पहल का ये समर्थन करेगा। उन्होंने MSMEs के सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी की भी घोषणा की है। 3 लाख इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल। अब देखते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न को कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है। चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सिंगापुर में। इसके तहत स्काई ट्रैक्स अवार्ड विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए लगातार 8वें वर्ष सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। दूसरी रैंक जापान के टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा, हनेडा। हाँ, आप लोग स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर दिया कीजिए, बनता नहीं इसमें। हनेडा हवाई अड्डे पर इसको मिला है। और जो तीसरा अवार्ड है ये कतर के दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इसमें स्थान प्राप्त किया है। थर्ड जो रैंकिंग मिली है इसमें, थर्ड रैंकिंग दोहा ये कतर में है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तीसरा स्थान मिला है इसमें। जापान ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे और विश्व के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे पुरस्कार जैसे कई श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 6 महीने की अवधि के दौरान 100 से अधिक राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए दिया जाता है और इसकी जो सर्वेक्षण है ये ग्राहकों द्वारा ही किया जाता है। तो ये हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।